ब्लेन और हैरिसन, कोई अपनी कंपनी से जाना जाता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कोई अपनी कहानियों से भी जाना जाता है। मिस्टर ब्लेन उन सबसे अच्छे कहानीकारों में से एक थे जिनसे मैं कभी मिला। उनका नेचर बहुत खुशमिजाज था और हर मौके के लिए उनके पास एक मज़ेदार, तीखी कहानी होती थी। यॉर्क टाउन में मिस्टर ब्लेन का भाषण, मैं उनके साथ वहाँ गया था, बहुत पसंद किया गया था। इसमें अंग्रेज़ी बोलने वाली 2 जातियों के बीच पनपी अच्छी दोस्ती पर ख़ास ध्यान दिया गया था और ये उम्मीद के साथ ख़त्म हुआ कि दोनों देशों के बीच मौजूदा शांति और अच्छाई आने वाली कई सदियों तक बनी रहेगी। जब उन्होंने मुझे यह पढ़कर सुनाया तो मुझे याद है कि कई शब्द अजीब लगा और मैंने कहा, "मिस्टर सेक्रेटरी, क्या मैं एक शब्द बदलने का सुझाव दे सकता हूँ? मुझे कई पसंद नहीं है, आने वाली सभी सदियों क्यों नहीं?" "अच्छा, ये एकदम सही है।" और इसलिए भाषण में कहा गया, आने वाली सभी सदियों के लिए। यॉर्क टाउन से लौटते समय हमारी रात बहुत अच्छी रही और चांदनी में जहाज के पिछले हिस्से में बैठे मिलिट्री बैंड आगे आगे बजा रहा था। हमने म्यूजिक के असर के बारे में बात की। मिस्टर ब्लेन ने कहा कि उस समय उनका पसंदीदा स्वीट बाय एंड बाय था, जिसे उन्होंने आखिरी बार प्रेसिडेंट गारफील्ड के अंतिम संस्कार में उसी बैंड को बजाते हुए सुना था और उन्होंने सोचा कि उस मौके पर वह मीठी आवाज़ों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे जितना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यह उस रात बजाया जाने वाला आखिरी पीस हो। उन्हें और ग्लैडस्टोन दोनों को सिंपल म्यूज़िक पसंद था। वे बीथोवेन और क्लासिक मास्टर्स का मज़ा ले सकते थे, लेकिन वैगनर उनके लिए अभी भी एक सीलबंद किताब थी। जब मैंने पूछा कि कांग्रेस में उनका अब तक का सबसे सफल भाषण कौन-सा था, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह पेंसिल्वेनिया के जर्मन पूर्व गवर्नर रिटर का था। अंदरूनी मीठे पानी के लिए पैसे देने वाला पहला बिल विचाराधीन था। हाउस बंटा हुआ था। कट्टर कंस्ट्रक्शनिस्ट इसे गैर संवैधानिक मानते थे। सिर्फ खारे समुद्र के किनारे के बंदरगाह ही फेडरल सरकार के अधीन थे। मुकाबला कड़ा था और नतीजा शक वाला था। तभी हाउस गवर्नर रिटर को हैरानी हुई और वे पहली बार धीरे धीरे उठे। तुरंत सन्नाटा छा गया। वह बूढ़ा जर्मन पूर्व गवर्नर क्या कहने वाला था, वह जिसने कभी कुछ कहा ही नहीं था। बस इतना, मिस्टर स्पीकर, मुझे संविधान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यह जानता हूँ, मैं ऐसे संविधान के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा जो मीठे पानी और नमक दोनों में नहीं धुलता। हाउस में जोरदार हंसी गूंज उठी और बिल पास हो गया। इस तरह ये नया बदलाव आया और सरकार के पैसे खर्च करने और आर्मी और नेवी के इंजीनियरों को नौकरी देने का सबसे फायदेमंद तरीका सामने आया। सरकार जो थोड़ा पैसा खर्च करती है, उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इस तरह हमारा लचीला संविधान बढ़ती आबादी की नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ता है। अगर आज हमें संविधान का मतलब समझने दिया जाए, तो कौन संविधान बनाएगा? मिस्टर ब्लेन की सबसे अच्छी कहानी, अगर इतनी सारी बेहतरीन कहानियों में से कोई एक चुनी जा सकती है, तो मुझे लगता है कि ये थी। गुलामी और अंडरग्राउंड रेल रोड के दिनों में गैलीपोलिस के पास ओहायो नदी के किनारे जज फ्रेंच नाम के एक जाने माने डेमोक्रेट रहते थे, जिन्होंने कुछ गुलामी विरोधी दोस्तों से कहा कि वह चाहेंगे कि वे नदी पार करने वाले पहले भागे हुए नीग्रो को अपने ऑफिस ले आएं, जो अंडरग्राउंड से उत्तर की ओर जाए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वे भागना क्यों चाहते थे। ये हो गया और यह बातचीत हुई। जज, तो तुम केंटकी से भाग गए हो? बुरा मालिक, मुझे लगता है। गुलाम, ओह नहीं जज। बहुत अच्छा, दयालु मालिक। जज, उसने तुमसे बहुत ज्यादा काम लिया। गुलाम, नहीं साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खुद से ज्यादा काम नहीं लिया। जज, हिचकिचाते हुए, उसने तुम्हें खाने के लिए काफी नहीं दिया? गुलाम, केंटक में खाने के लिए काफी नहीं? ओह लोअर, खाने के लिए काफी है। जज, उसने तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं दिए? गुलाम, मेरे लिए काफी अच्छे कपड़े। जज, जज, क्या तुम्हारे पास आरामदायक घर नहीं था? गुलाम, ओह लोर, पुराने कैंटक में अपने सुंदर छोटे केबिन के बारे में सोचकर मुझे रोना आता है। जज, थोड़ी देर रुकने के बाद, तुम्हारा मालिक अच्छा और दयालु था, तुम पर ज्यादा काम नहीं था, खाने को बहुत कुछ था, अच्छे कपड़े थे, बढ़िया घर था। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों
भागना चाहते थे। गुलाम: ठीक है जज, मैं इस स्थिति को खुला छोड़ता हूँ। तुम जाकर लिख सकते हो और ले लो। जज को एक बड़ी रोशनी दिखी थी। आज़ादी के हज़ारों आकर्षण हैं कि गुलाम, चाहे कितने भी खुश हों, कभी नहीं जानते कि इतनी बड़ी संख्या में अश्वेत लोगों ने आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये सबसे अच्छा संभव सबूत है कि वे धीरे-धीरे रिपब्लिक में नागरिकता के पूरे स्तर तक पहुंचेंगे। मैंने मिस्टर ब्लेन को क्लूनी में हमारे साथ रहते हुए जितना खुश देखा, उतना कभी नहीं देखा। वह फिर से एक लड़का था और हम साथ में एक मज़ेदार पार्टी थे। उसने कभी मक्खी से मछली नहीं पकड़ी थी। मैं उसे लोच लैगन पर ले गया और उसने अजीब तरह से शुरू किया, जैसा कि सभी करते हैं। लेकिन उसने जल्द ही झूला पकड़ लिया। मैं उसकी पहली पकड़ को कभी नहीं भूलूंगा। मेरे दोस्त, तुमने मुझे ज़िंदगी में एक नया मज़ा सिखाया है। मैन में 100 मछली पकड़ने वाली झीलें हैं और मैं भविष्य में अपनी छुट्टियां उन पर ट्राउट फिशिंग करते हुए बिताऊंगा। क्लूनी में जून में रात नहीं होती और हम देर रात तक लॉन पर चमकते रहे। मिसेस ब्लेन, मिस डॉज, मिस्टर ब्लेन और दूसरे मेहमान स्कॉच रील बनाने की कोशिश कर रहे थे और हाईलैंडर्स की तरह ह्यूपिंग कर रहे थे। उन 2 हफ्तों में हम खूब मौज मस्ती कर रहे थे। एक रात बाद न्यूयॉर्क में हमारे घर पर डिनर पर, जिसमें ज़्यादातर हमारे क्लूनी विजिटर थे, मिस्टर ब्लेन ने कंपनी को बताया कि उन्हें क्लूनी में पता चला कि असली छुट्टी क्या होती है। ये तब होता है जब छोटी-छोटी बातें ज़िंदगी की सबसे गंभीर घटनाएं बन जाती हैं। 1888 में प्रेसिडेंट हैरिसन के प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेशन की खबर मिस्टर ब्लेन को तब मिली जब वे हमारे साथ एक कोचिंग ट्रिप पर थे। मिस्टर और मिसेस ब्लेन, मिस मार्गरेट ब्लेन, सीनेटर और मिसेस हेल, मिस डॉज और वॉल्टर डैमरोश लंदन से क्लूनी कैसल तक हमारे साथ कोच में थे। एडिनबर्ग से लिनलिथ को पहुंचते समय हमने होटल में प्रोवोस्ट और मजिस्ट्रेट को अपने शानदार कपड़ों में हमें लेने के लिए पाया। मैं उनके साथ था जब मिस्टर ब्लेन कमरे में आए। उनके हाथ में एक केबलग्राम था, जिसे उन्होंने मुझे दिखाते हुए पूछा कि इसका क्या मतलब है। उस पर लिखा था, सिफर का इस्तेमाल करें। यह शिकागो कन्वेंशन में सीनेटर एल्किंस का था। मिस्टर ब्लेन ने पिछले दिन केवल भेजा था, जिसमें उन्होंने ओहायो के प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी शेयरमैन के सहमत होने तक नॉमिनेशन लेने से मना कर दिया था। और सीनेटर एल्किंस बेशक यह पक्का करना चाहते थे कि वह मिस्टर ब्लेन के साथ बातचीत कर रहे हैं, न कि किसी घुसपैठिए के साथ। मैंने मिस्टर ब्लेन से कहा कि सीनेटर ने जाने से पहले मुझसे मिलने के लिए फ़ोन किया था और सुझाव दिया कि हमारे पास जाने माने उम्मीदवारों के लिए सिफर शब्द होने चाहिए। मैंने उन्हें कुछ दिए और एक कॉपी पर्ची पर रख ली, जिसे मैंने अपनी पॉकेट बुक में रख लिया। मैंने देखा और किस्मत से वह मिल गई। ब्लेन विक्टर थे। हैरिसन, ट्रंप, न्यू जर्सी के फेल्प्स, स्टार वगैरह। मैंने ट्रंप और से स्टार को वायर किया। यह शाम की बात है। हम रात के लिए सो गए और अगले दिन शहर के अधिकारियों ने पूरी पार्टी को उनके कपड़ों में मेन स्ट्रीट से महल के मैदान तक परेड कराई, जो झंडों से अच्छी तरह सजा हुआ था। स्वागत भाषण दिए गए और उनका जवाब दिया गया। मिस्टर ब्लेन को लोगों ने बुलाया और उन्होंने एक छोटे से भाषण में जवाब दिया। तभी उन्हें एक केबलग्राम दिया गया। हैरिसन और मॉर्टन नॉमिनेट हुए। फेल्प्स ने मना कर दिया था। इस तरह मिस्टर ब्लेन का सभी पॉलिटिकल ऑफिसों में सबसे ऊंचा पद पाने का मौका हमेशा के लिए चला गया। इंग्लिश बोलने वाली जाति के ज्यादातर लोगों द्वारा चुना जाना। लेकिन एक बार उन्हें प्रेसिडेंट पद के लिए आसानी से चुना गया और न्यूयॉर्क स्टेट से बाहर कर दिया गया, जैसा कि आखिरकार साफ तौर पर साबित हो गया। अपराधियों को अगले चुनाव में उसी धोखाधड़ी को दोहराने की कोशिश के लिए सजा दी गई। मिस्टर ब्लेन हैरिसन की कैबिनेट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर एक पक्की सफलता थी एंड पैन अमेरिकन कांग्रेस उनकी सबसे शानदार जीत थी। मेरा एकमात्र पॉलिटिक्स अपॉइंटमेंट इसी समय हुआ और वह कांग्रेस में यूनाइटेड स्टेट्स डेलीगेट का था। इससे मुझे साउथ अमेरिकन रिपब्लिक्स और उनकी अलग अलग समस्याओं का एक बहुत ही दिलचस्प नज़रिया मिला। हम सभी रिपब्लिक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ब्राज़ील को छोड़कर एक साथ बैठे। एक सुबह यह अनाउंसमेंट हुआ कि एक नए संविधान को मंजूरी मिल गई है।
ब्राज़ील सिस्टरहुड का मेंबर बन गया था जिससे कुल 17 रिपब्लिक्स हो गए थे, अब 21। ब्राज़ील के रिप्रेजेंटेटिव्स का ज़ोरदार तालियां बजीं और इस तरह अचानक ऊंचे उठ जाने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुझे साउथ अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स अपने बड़े भाई के इरादों पर थोड़ा शक करते हुए लगे। आज़ादी की एक सेंसिटिव भावना दिख रही थी, जिसे पहचानना हमारा फ़र्ज़ बन गया। मुझे लगता है कि इसमें हम कामयाब हुए, लेकिन आने वाली सरकारों को हमारे दक्षिणी पड़ोसियों की नेशनल फीलिंग का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। हमें कंट्रोल नहीं, बल्कि पूरी बराबरी की शर्तों पर दोस्ताना सहयोग चाहिए। मैं मैनुअल क्विंटाना के बगल में बैठा था, जो बाद में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने। उन्हें कार्यवाही में गहरी दिलचस्पी थी और एक दिन एक छोटे से मुद्दे पर वे काफ़ी आलोचनात्मक हो गए, जिससे उनके और चेयरमैन ब्लेन के बीच जोश में बहस हो गई। मेरा मानना है कि इसकी शुरुआत एक भाषा से दूसरी भाषा में गलत अनुवाद से हुई थी। मैं उठा, प्लेटफॉर्म पर चेयरमैन के पीछे खिसक गया और उनके पास से गुजरते हुए फुसफुसाया कि अगर स्थगन का प्रस्ताव रखा जाता है तो मुझे पक्का मत है कि मतभेदों को ठीक किया जा सकता है। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। मैं अपनी सीट पर वापस आया और स्थगन का प्रस्ताव रखा और इंटरवल के दौरान सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो गया। डेलीगेट्स के पास से गुजरते हुए जब हम हॉल से निकलने वाले थे, एक घटना हुई जो मुझे लिखते समय याद आ रही है। एक डेलीगेट ने एक हाथ मेरे चारों ओर डाला और दूसरे हाथ से मेरी छाती थपथपाते हुए कहा, मिस्टर कार्नेगी, आपके पास यहाँ से ज़्यादा है, अपनी जेब की ओर इशारा करते हुए। हमारे दक्षिणी भाई बहुत प्यार से प्रदर्शन करते हैं, गर्म मौसम और गर्म दिल। 1891 में प्रेसिडेंट हैरिसन मेरे साथ वॉशिंगटन से पिट्सबर्ग गए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, कार्नेगी हॉल और लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए, जिसे मैंने एलेगेनी सिटी को दिया था। हमने दिन के उजाले में बाल्टीमोर और ओहियो रेल रोड से यात्रा की और यात्रा का आनंद लिया। प्रेसिडेंट वहाँ के नज़ीरों से खास तौर पर खुश थे। अंधेरे में पिट्सबर्ग पहुंचने पर जलते हुए कोक ओवन और धुएं और आग के घने खंभों ने उन्हें हैरान कर दिया। पहाड़ियों की चोटियों से पिट्सबर्ग का मशहूर वर्णन ढक्कन हटाए बिना एच.एल. उन्हें सबसे सही लगा। वह पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पिट्सबर्ग का दौरा किया था। हालांकि प्रेसिडेंट हैरिसन, उनके दादा, चुनाव के बाद वॉशिंगटन जाते समय वहां स्टीम बोट से कैनाल बोट पर गए थे। उद्घाटन समारोह में काफी लोग प्रेसिडेंट की मौजूदगी की वजह से आए थे और सब कुछ ठीक रहा। अगली सुबह प्रेसिडेंट हमारे स्टील वर्क्स देखना चाहते थे और उन्हें वहां ले जाया गया, जहां काम करने वालों ने उनका अच्छे से स्वागत किया। जैसे जैसे हम वहां से गुजरे, मैंने डिपार्टमेंट के हर मैनेजर को बुलाया और उन्हें पेश किया। आखिर में जब मिस्टर श्वाब को पेश किया गया तो प्रेसिडेंट मेरी तरफ मुड़े और बोले, ये कैसे मिस्टर कार्नेगी, आप तो मुझे सिर्फ लड़के ही पेश करते हैं। हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि वे किस तरह के लड़के हैं? हाँ, हसलर्स, हर एक, उनका कमेंट था। वह सही थे। इस तरह के काम के लिए दुनिया में कहीं और ऐसे जवान लड़के नहीं मिल सकते थे। उन्हें बिना किसी खर्च या रिस्क के पार्टनरशिप में प्रमोट किया गया था। अगर प्रॉफिट से उनके शेयर नहीं मिलते तो उन नौजवानों पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती थी। इस तरह पार्टनर्स को देना कॉरपोरेशंस में एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने से बहुत अलग है। प्रेसिडेंट के पिट्सबर्ग नहीं, बल्कि नदी के उस पार एलेगेनी दौरे का एक फ़ायदा हुआ। पिट्सबर्ग सिटी काउंसिल के सदस्यों ने मुझे याद दिलाया कि मैंने सबसे पहले पिट्सबर्ग को एक लाइब्रेरी और हॉल के लिए पैसे ऑफ़र किए थे, जिसे उसने मना कर दिया था। और फिर एलेगेनी सिटी ने पूछा था कि क्या मैं उन्हें पैसे दूँगा, जो मैंने दे दिए। प्रेसिडेंट का एलेगेनी में लाइब्रेरी और हॉल खोलने जाना और पिट्सबर्ग को नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा था। एलेगेनी सिटी के खुलने के अगली सुबह उनके अधिकारी मेरे पास फिर आए और पूछा कि क्या मैं पिट्सबर्ग के लिए अपना ऑफर रिन्यू करूंगा। अगर हाँ, तो शहर मेंटेनेंस पर मेरे पहले मांगे गए पैसे से ज़्यादा खर्च करने को मान जाएगा और राजी हो जाएगा। मैं ये करने के लिए बहुत खुश था और 2.5 लाख के बजाय मैंने $10 लाख ऑफर किए। आइडियाज़ बढ़ गए थे। इस तरह कार्नेगी इंस्टीट्यूट शुरू हुआ।
पिट्सबर्ग के जाने-माने नागरिक आर्टिस्टिक चीज़ों पर दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के इस सेंटर में कुछ सालों से अपना परमानेंट ऑर्केस्ट्रा है। अमेरिका में बोस्टन और शिकागो ही ऐसे दूसरे शहर हैं जो इसका दावा कर सकते हैं। एक नेचुरलिस्ट क्लब और पेंटिंग का एक स्कूल खुल गया है। लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी, म्यूजियम और म्यूजिक हॉल की सफलता, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में एक शानदार चौकड़ी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ये मेरा स्मारक है, क्योंकि यहीं मैंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी बिताई और अपनी शुरुआत की, और आज मैं दिल से प्यारे पुराने स्मोकी पिट्सबर्ग का एक समर्पित बेटा हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर ने पिट्सबर्ग में हमारे साथ रहते हुए पिट्सबर्ग में लाइब्रेरी के मेरे पहले ऑफ़र के रिजेक्ट होने की कुछ बातें सुनी। जब दूसरा ऑफ़र आया, तो उन्होंने मुझे लिखा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे रिन्यू कर सकता हूँ। कभी नहीं कर सकता था। वे इसके लायक नहीं थे। मैंने फिलोसोफर को लिखा कि अगर मैंने पिट्सबर्ग को पहला ऑफर सिर्फ इसलिए दिया होता कि मुझे उसका थैंक्स मिल सकें, तो मैं उन पर्सनल तीरों और इल्ज़ामों का हकदार था जो मुझ पर चलाए गए, कि सिर्फ मेरी ही बड़ाई और मेरी याद में एक स्मारक बनाने की कोशिश की जा रही थी। तब शायद मुझे भी वैसा ही महसूस होता जैसा उन्हें हुआ था। लेकिन क्योंकि मैंने पिट्सबर्ग के लोगों की भलाई को ध्यान में रखा था, जिनके बीच मैंने अपनी किस्मत बनाई थी। कुछ लोगों के बेबुनियाद शक ने उनकी भलाई के लिए काम करने की मेरी इच्छा को और बढ़ा दिया। उनके बीच ऊँची चीज़ों के लिए एक मज़बूत असर पैदा करके। यह इंस्टीट्यूट ने किया है। शुक्र है किस्मत का। पिट्सबर्ग ने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है।